एक 4 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी पत्नी ने मुझे अपने प्रेमियों के साथ मिलकर इस दुनिया से दूर भेज दिया। उस पत्नी का शिकार उसका पिता भी होता है मेरे साथ, और मेरी जो माँ है उसके साथ भी अन्याय किया है मेरी पत्नी ने। मेरी माँ को भी बहुत दुख दिया है। लेकिन इन शब्दों को सुनकर माँ हंसने लगती है। कहती है कि बेटा, तू 4 साल का है और 4 साल की उम्र में तेरी पत्नी कहाँ से आई? ऐसा भला होता है? 4 साल के बच्चे की क्या कोई पत्नी होती है? लेकिन उससे आगे जब माँ बाप को पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है, तो माँ बाप के होश उड़ जाते हैं और वो पत्नी कहीं और नहीं मिलती है, अपनी ही रिश्तेदारी में मिलती है। और जब उस पत्नी के बारे में सच मालूम होता है तो पूरे रिश्तेदार उससे नाता तोड़ लेते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं, आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो पत्नी और कौन सी रिश्तेदारी, क्या ऐसा हो सकता है? तो आज ही कोई नई बात नहीं है कि कोई महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के साथ ऐसा कर रही है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक खबर को करीबन 32 सेकंड या 32 मिनट में तो आप पूरे विश्व में देख सकते हैं। उस समय बातों को बहुत दूर तक जाने की पहुंच नहीं थी, तो शायद इसी वजह से ऐसी चीजें गोपनीय बनी रहती थी। साक्ष्य के साथ आपको आगे बताएंगे कि इसमें क्या कुछ था, क्यों एक 4 साल का बच्चा आरोप लगा रहा था अपनी ही पत्नी पर, जबकि 4 साल के बच्चे की पत्नी कहाँ से आई, कौन सी रिश्तेदारी थी, क्या कुछ मामला होता है, सब कुछ आपको बतलाएंगे और विस्तार से बतलाएंगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन पुनर्जन्म तो होता है, हम सभी का हुआ है, मेरा हुआ है, जो सुनने वाले हैं दर्शक उनका भी हुआ है और होता रहेगा। क्योंकि आप सोच कर देखिए, 100 साल हमारी आयु है और 100 साल भी हम जीते नहीं हैं। अब 100 साल नहीं जीते हम, फिर हम कहाँ जाते हैं? जिन जीवों के साथ हम अत्याचार करते हैं, सोच लेना कभी उन जीवों में हमारी भी बारी आ सकती है। जिन जीवों का हम सेवन करते हैं, भोजन पकाकर जिनको हम खाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में पकाकर खाते हैं, किसी दिन किसी की थाली में आप भी परोसे जाओगे और उस वक्त तक इतनी देर हो जाएगी कि आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि जुबान आपकी बंद कर दी जाएगी और आपको बिना आपकी मर्जी के वहां पर परोस दिया जाएगा। तो सावधान हो जाना, करनी का फल भुगतना पड़ेगा और फिर आप आपसे किसी से कहने के हकदार भी नहीं रहेंगे। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कौन थी वो पत्नी जिसने प्रेमी के साथ मिलकर सास और पति को निपटा दिया था और कानून को भी पता नहीं चला? दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे, शुरू से शुरुआत करते हैं डूंडा खेड़े गांव से। डूंडा खेड़े गांव में एक नेपाल सिंह नाम का बच्चा जन्म लेता है। सिंह तो पीछे लगता है, लेकिन नेपाल का जन्म होता है और नेपाल ऐसा बच्चा था, थोड़ा सा सांवला सा और एक एक गरीब परिवार में था। लेकिन जब ये पैदा होता है तो इसके शरीर पर कुछ निशान होते हैं। निशान होते हैं कि जैसे किस चीज को काट कर दोबारा से नहीं जोड़ दिया जाए ना, ऐसे कुछ शरीर पर निशान थे। इन शरीर के निशानों के साथ ये जब पैदा होता है, नाम इसका नेपाल रखा जाता है, तो माँ बाप इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि माँ बाप मेहनत मजदूरी करने वाले थे। इन चीजों को महत्व देंगे तो मेहनत मजदूरी कहाँ करेंगे? कहते हैं ना कि चोचलेबाजी भी अमीरों की ही होती है, गरीबों के हिस्सों में वो भी नहीं आती है। धीरे धीरे जिंदगी आगे चलती है, लेकिन नेपाल एक सामान्य बच्चा नहीं था। नेपाल हमेशा अपनी बातों को सबके सामने रखना चाहता है। छोटी सी उम्र में ही जब वो 2 या 2.5 साल का होता है, 2.5 साल की उम्र में वो अपने उन निशानों को देखकर रोता है। उसके पैर पर, उसकी पीठ पर, उसके पेट पर, उसके हाथों पर, हर जगह उसके शरीर पर निशान थे। वो रोता है, ये निशान मेरी पत्नी ने मुझे दिए हैं। लेकिन घर वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वैसे ही बातचीत कर रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये और भी बड़ा होता है। 4 साल की उम्र में अब ये कहता है कि मेरी पत्नी तो गुलछर्रे उड़ा रही होगी अपने प्रेमियों के साथ में, इसको जलन होती है। ये हैरान हो जाता है जो परिवार होता है कि भाई ये बच्चा क्या कह रहा है। वो कहता है, जो नेपाल होता है, माँ, मेरी पत्नी तो गुलछर्रे उड़ा रही होगी।
उसका तो प्रेमी उसके साथ रह रहा होगा। अरे उसकी तो उम्र भी ज्यादा हो गई होगी, वो तो बड़े मजे से रह रही होगी। इन बातों को सुनकर माँ बाप हंसने लगते हैं। कहते हैं कि छोटे, नेपाल तो छोटा है, अभी ऐसी बातें मत किया कर। तो ये रोता है, कहता है कि ये जो तुम्हें मेरे शरीर पर निशान नहीं दिख रहे, ये निशान मेरी पत्नी के ही दिए हुए हैं। मेरी पत्नी ने 3 लोगों से मुझे मरवाया था, आप लोगों को नहीं पता। वो कहते हैं कि बेटा तू ऐसी बातें मत किया कर, हम इन बातों से परेशान हो जाते हैं, तू ऐसी बातें क्यों करता है। 1-2 दिन के लिए इन बातों को टाल दिया जाता है, लेकिन नेपाल कहाँ पर रुकने वाला था। नेपाल को तो बस पत्नी का जरन खाया जा रहा था। वो रातों को उठकर बैठा हो जाता, पसीनों में तरबरत, और कहता कि मेरी जो पत्नी है वो तो मौज ले रही है और मैं यहाँ पर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसका मतलब विरोध करूंगा, मैं उससे जरूर मिलूंगा। दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ चीज चलती रहती है। अब माँ बाप इसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। 5 साल तक इस लड़के ने पूरे परिवार की नाक में दम कर दिया था। बार बार ये कहना कि मेरी पत्नी मुझे देखनी है, मेरी माँ को उसने मारा, मुझे मारा, वो ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी उम्दा जिंदगी कैसे जी सकती है, मैं उसे जीने ही नहीं दूंगा। एक इतना गुस्सा बच्चे के मन में देखकर माँ बाप अपने मेहनत मजदूरी को छोड़ते हैं। कहते हैं कि बेटा मांजरा क्या है, क्यों परेशान करता है, 5 साल का हो गया है, स्कूल जाने की उम्र है और तू हमें परेशान कर रहा है, क्या जीने देगा या नहीं जीने देगा। बेटा कहता है 5 साल की उम्र में तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह है, तुम्हें ये नहीं लगा सकारे को या कल को, जो गांव की भाषा में बोलूं आपसे, कल को वो लड़का कहता है कि बाबूजी माँ अगर ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। पिता के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। वो कहता है कि ठीक है मेरे बेटा, तू क्या कहना चाहता है मुझे विस्तार से बता, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। प्रॉब्लम तो मैं ही बोल रही हूँ, वो तो परेशानी ही कहता है, माजरा ही कहता है। तो यहाँ पर ये कहता है, जिसका नाम नेपाल सिंह होता है, वो कहता है मैं मुक्दी, मेरा नाम है, मुक्दी हूँ मैं और 2 हम भाई हैं। मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी खजूरी की है, खजूरी में मेरे जो ससुराल था वो है खजूरी में, और यहाँ पर प्रतापपुर मेरा गांव था जिसमें मैं रहता था, नाजियाबाद के पास पड़ता है प्रतापपुर गांव, उसका रहने वाला हूँ और खजूरी की मेरी पत्नी है। और मेरी पत्नी बहुत बेकार है। मेरी पत्नी ने पहले तो मेरी माँ की मृत्यु कराई। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा है। वो कहता है कि मेरी पत्नी का नाम आशा है। आशा ने पहले मेरी माँ को जलाया और मेरी माँ को जिंदा ही इस दुनिया से दूर भेज दिया। वो कैसे तड़पी होगी, मैं तो उसे हादसा मानता था, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है, जब माँ के बारे में वाक्यान बताता है तो यहाँ पर जो नेपाल और मुक्दी होता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद रोते हुए अपनी माँ के पल्लू से अपनी आंखों को पोंछता है। कहता है कि आप लोगों को तो अपने काम की पड़ी है, आप लोग मेरे दिल का हाल क्यों जानोगे। मेरे साथ जो बीती है मैं उसे कर कर कैसे चुप बैठ जाऊं, मैं कैसे शांत बैठ सकता हूं। मेरी पत्नी ने जो मेरे साथ किया है, क्या मैं शांत बैठ सकता हूं। वो कहता है कि मैं बताऊं, मेरी माँ जब हादसे में इस दुनिया से चली जाती है, दुनिया के सामने वो हादसा होता है, लेकिन मेरी माँ को मारा गया था मेरी पत्नी के जरिए। उसके बाद मेरी पत्नी, कुछ दिन बाद ये बात रफे दफे हो जाती है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उसके बाद मैं अपनी माँ के दुख को थोड़ा थोड़ा भूलने लगा था। उसके बाद मेरी पत्नी मुझे प्रतापपुर से अपने मायके खजूरी ले जाती है। खजूरी जब वो मुझे ले जाती है तो अपने आशिकों को पहले ही उसने सावधान कर रखा था। हमारे वहाँ से ट्रेन की पटरी गुजरती है मेरे ससुराल से, और यहाँ पर मेरी पत्नी भी मेरे साथ होती है। वहाँ पर कोई मेला लगता है, उस मेले को हम देखने के लिए जाते हैं। मेरे ससुर जी बोलते हैं कि चलो बेटा बाहर कुछ कर कर आते हैं, जो पेट खाली करने का काम होता है। तो ये ट्रेन के पास जाते हैं, वहाँ पर अपना काम कर कर ये जैसे ही खड़े होते हैं तो झाड़ियों में 3 अन्य लोग छुपे हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन बातों के बारे में ये लड़का कहता है 5 साल का जो नेपाल होता है, मेरे ससुर को भी नहीं मालूम था। लेकिन उसके बाद मुझे ट्रेन दिखाई देती है, दिख रही थी कि ट्रेन आ रही है। माँ मैं अपनी मस्ती में था, लेकिन झाड़ियों से कुछ लोग निकलकर मुझे ट्रेन की पटलियों पर लिटाकर 2 लोग मेरे पैरों को और 2 लोग मेरे हाथों को पकड़ लेते हैं।
मेरे ससुर जी बहुत कोशिश करते हैं, ट्रेन से गिट्टिक जो होती हैं, जो पत्थर जैसी होती है, उन्हें उठाकर उन्हें भगाने की भी कोशिश करते हैं। और मेरे ससुर से मैं कहता हूँ कि ये कौन है ससुर जी? वो कहता है कि बेटा मुझे कुछ नहीं पता। तो उनमें से एक लड़का एकदम कहता है कि हम तेरी बेटी के आशिक हैं, मेरे ससुर से कहा जाता है। ये बात जब मेरे कानों में पड़ती है तो मेरे ससुर जी मेरे ऊपर लेट जाते हैं। उनकी कुछ समझ में ही नहीं आता है और हम दोनों एक साथ उस ट्रेन के आगे इस दुनिया से चले जाते हैं। मेरे हाथ पैर पर जो निशान हैं, लेकिन मैं आखिरी शब्द जो सुने थे, मैंने विरोध करना बंद कर दिया था कि मेरी पत्नी ने ऐसा मेरे साथ किया और हम दोनों ससुर और जमाई इस दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, पत्नी ने ऐसे कदम क्यों उठाए थे? ये लड़का बताता है, जिसका नाम नेपाल होता है। पिछले जन्म में मुक्ति इसका नाम होता है। ये कहता है कि मेरी पत्नी और मेरी उम्र में बहुत फासला था। मैं अपनी पत्नी से काफ़ी उम्र में बड़ा होता हूँ और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन चोट इस बात की लगी थी कि अगर वो मुझे पसंद नहीं कर रही थी तो मुझे छोड़कर चली जाती। मुझे मारने का क्या फ़ायदा था? और आखिरी वक्त पर उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारी माँ को भी हमने ऐसे ही मारा है। वो घर से बाहर था, घर में आग लगने का बहाना होता है। कभी भी इस मुक्ति ने ये दिमाग नहीं लगाया कि घर में आग लगी तो पत्नी के हाथ भी नहीं जले, कभी भी नहीं लगाया। पत्नी को बहुत साफ और सीधी समझता था। यहाँ पर ये बताते बताते ये लड़का, जिसका नाम नेपाल होता है, रोने लगता है। कहता है कि बाबूजी, आपके साथ माँ ऐसा करे तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने बर्दाश्त किया है और मेरी बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। बाबूजी, अब मैं उससे बदला लूंगा, उस महिला से। यानी मुझे प्रतापपुर जाना है, वो वहीं पर रहती होगी जरूर। दोस्तों, पूरा पता बताता है और यहाँ से ये नेपाल सिंह अब उस महिला के पास जाने लगता है। माँ बाप भी रोकर अपने काम धाम को छोड़कर कि बेटा तुझे न्याय दिलाकर रहेंगे। वहां पर जाते हैं तो वो महिला काफी उम्र की हो चुकी थी, काफी उम्र की वो महिला हो जाती है। और यहाँ पर जब ये नेपाल उस महिला के पास पहुंचता है तो आज वो घर बहुत अच्छा बना हुआ था, क्योंकि नेपाल के पास उस टाइम भी पैसे थे और वो पैसे सारे उस पत्नी ने ले लिए थे। दोस्तों, वो एक व्यक्ति के साथ बड़े मजे से रह रही थी, वही व्यक्ति जो उसकी जिंदगी में खलल मचा चुके थे। लेकिन कहते हैं उस समय वो व्यक्ति उस घर में नहीं था। लोग कहते हैं किसके साथ रहता है। नेपाल जब उस महिला के सामने, आशा के सामने प्रकट होता है तो आशा कहती है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने ट्रेन की पटरियों के आगे इस दुनिया से दूर भेजने का इंतजाम किया था और वो इंतजाम पूरा भी हो गया। ये महिला आशा खिंचाई सी रह जाती है, तरह तरह की बातें करती है। कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम किस दावे से कह सकते हो कि तुम वही हो? कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता है। बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है और किसी को भी न्याय नहीं मिला है। 5 साल का लड़का भरपूर जोर लगाता है, उस महिला की गर्दन को पकड़ लेता है जो आशा होती है। कहता है कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू डायन है, डायन, मेरी माँ को खा गई, मैं तुझे बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। आशा छुड़ाकर कहती है उस लड़के के माँ बाप से कि मैं अपने पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगी। वो कहता है कि पिता को भी तो तू ही खाई थी। दोस्तों, नेपाल की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन नेपाल ने बहुत सारी चीजें बताई थी। अब नेपाल ने एक और काम अच्छा किया था। उसके माँ बाप जो इस जन्म में गरीब थे, नेपाल ने बहुत सारा धन अपनी निगाह में छुपा कर रखा था। दूसरे जन्म में उस धन को निकालता है और अपने इस जन्म के माँ बाप को देता है। बहुत ईर्षा, बहुत जलन उसके अंदर पड़ी हुई होती है। यहाँ पर कानून का भी दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कानून कहता है कि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते और हम 5 साल के बच्चे के बयान को भी नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे मान ले? हमें क्या पता ये सत्य कह रहा है? आज उसकी बॉडी नहीं, कोई पार्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या सबूत है? ये वही है। तुम भी कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरे सामने पेश करोगे तो क्या हम उस कहानी को मान सकते हैं? पुलिस वालों ने इस परिवार को धमकाकर भगा दिया। नेपाल आज काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन मेरी शादी होती है। वो महिला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जलन होती है, बहुत तकलीफ होती है कि मुझे न्याय नहीं मिला। लेकिन सोचता हूँ कि धन तो मिला, उस धन से मेरा परिवार सबरा, और शायद आज भी वो जीवन में कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी शायद इसी तरह से मेरे कर्मों के हिसाब से है। लेकिन नेपाल अपना बदला लेने के लिए आया था। जो मुक्ति होता है, मुक्ति नेपाल बनकर आता है
और बदला लेने के पर्पज से यहाँ पर आता है आशा से, लेकिन आशा बदला लेने नहीं देती है। आशा के उस समय तक बच्चे भी हो चुके थे और दोस्तों आशा एक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और सबूत ना होने के कारण आशा को बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि गोल्डन टाइम मिल जाता है और वो इस बातों को नकारती है। हालांकि यहाँ पर जो 5 साल का नेपाल था, बहुत ज़्यादा जो पर्सनल बातें होती हैं, जो बेडरूम के अंदर की बातें होती हैं, वो सारी बातें साझा करता है। लेकिन वो महिला क्यों मानेगी जिसने पहले ही षड्यंत्र रचा हो। वो अपने हर उस शरीर के जख्म, हर उस शरीर के उस निशान को दिखाता है कि तेरी देन है, तेरे पिता भी मेरे साथ ही गए थे। लेकिन उस महिला ने हाँ नहीं किया, उस महिला ने इन चीजों को स्वीकारा नहीं। दोस्तों कितनी आग पेट में जलती होगी ना जब कोई ऐसा करता होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ और ये महिला मान नहीं रही है। बहुत ही अंदर एक ज्वाला सी धधकती होगी, लेकिन इंसान के बस में नहीं होता है ना। तभी तो हर किसी को जन्म याद नहीं रहते, उसका लेखा जोखा भगवान रखते हैं और अपने हिसाब से उन्हें करने का फल देते हैं। अब उसके साथ जो होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर ये आत्मा बहुत ही ज्यादा देखते हुए विचलित हुई, परेशान हुई, आज भी जीवन जी रही है। कहते हैं कि आशा का जो बुढ़ापा था बड़ा बेकार था, उसे कीड़े पड़े थे, उसके शरीर में कीड़े लग चुके थे, बच्चों ने उसकी सेवा नहीं की थी। यहाँ पर जो नेपाल होता है वो कहता है कि मैं उसे देखकर बड़े मेरे कलेजे को ठंडक मिलती थी। चलो मुझे कानून से न्याय नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर देखकर मुझे शांति मिल रही है। लेकिन वो मरते दम तक उस चीज को स्वीकार नहीं कर गई। नेपाल बार बार उसके पास जाया करता था और कहता था कि करो, मतलब स्वीकार करो तुमने ये सब कुछ किया है। लेकिन आशा जो टस से मस नहीं हुई। उसके शरीर में नेपाल बताता है कि कीड़े रेंगते थे, लेकिन वो मानती नहीं थी। तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? देखो विधाता ना अभी कीड़े ही हैं, ये तो वो चीज है कि जो थोड़ा सा दंड इसको मिला है, ऊपर बहुत कुछ मिलेगा और जब जन्म लेकर नीचे आएगी ना तो शायद जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। जो दुखियां होती हैं ना वो इसी तरह की होती हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। एक पत्नी ने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाया, सास को भी रास्ते से हटाया, लेकिन वो पति वापस लौट कर आता है अपना बदला लेने के लिए, लेकिन उसका बदला भगवान लेते हैं। जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आपकी राय से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं 2 दिन से दिन की वीडियो नहीं डाल रही हूँ, किसी कारण बस कल से दिन की वीडियो आएगी, माफ़ करना उसके लिए। परिवार ऐसी बात है कि जो मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी। क्या कहूँ मैं आप लोगों से, किसी कारण बस वीडियो नहीं आ रही है। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेती हूँ जो मेरा परिवार है, बहुत प्यारा परिवार है, हर वक्त मेरे साथ रहता है। कल मैंने 10 बजे के टाइम वीडियो डाली थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे व्यू और बहुत अच्छे तरीके से मेरे परिवार ने उसे देखा था। जो आप वीडियो डालते ही क्लिक करते हो ना, इसका मुझे बहुत फायदा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो डालते ही आप क्लिक कर उस वीडियो को पूरा देखोगे तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और शायद मैं मतलब मेरी वीडियो अच्छे से ग्रो करेगी। और दोस्तों यहाँ पर हम अपने चैनल पर मदद का भी काम करते थे, लेकिन मदद का जो षड्यंत्र मैं आपको बताऊँ ना, आप हक्के बक्के रह जाओगे। मैं जो आपको यहाँ पर स्टॉप पर जो लोग पेन बेचते हुए नज़र आते हैं ना, उन लोगों की सच्चाई जब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ तक जड़ तक गई थी। आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, कुछ वीडियो तो मेरी यूट्यूब के कारण डिलीट करनी पड़ी वहाँ पर मुझे, क्योंकि मैंने उन लोगों की सच्चाई सभी के सामने रखनी चाहिए। उसी दिशा में हम फिर काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सभी बांग्लादेशी थे और बांग्लादेशी होते हुए वो झुग्गियों में रह रहे थे। और झुग्गियों में रहने के साथ साथ वो बांग्लादेशी यहाँ पर पेन बेचकर शाम को शराब और कबाब का फुलजोर मजा लेते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं। मेरे पास ऐसी वीडियो थी कि उनकी झुग्गियों में एसी और यहाँ पर उनकी झुग्गियों में कूलर तक हर सुविधा थी, जो शायद आपके पास नहीं हो। यहाँ पर वो कबाड़ा बीनने का, कबाड़ा बेचने का स्टॉप जो होते हैं, स्टैंड होते हैं, या जहाँ पर रेड मतलब जो लाल बत्ती का चौक होता है, वहाँ पर जो आपको दिखते हैं ना वो बच्चे होते हैं जो गरीब से लगते हैं, ऐसा लगता है बेचारे अरे कैसे हैं, वो बहुत मज़े से रहते हैं। आईफोन उनके हाथों में होते हैं। जो सच्चाई है, कुछ वीडियो तो शायद मेरे चैनल पर अब भी होंगे, आप देख सकते हैं जाकर। मैंने उनकी जो सच्चाई देखी ना, मैं हिल चुकी थी। मैं बहुत दयावान अपने अंदर से बनती हूँ, लेकिन जब से मैंने वो कुछ देखा, मैंने बहुत ही खर्चा भी किया इन चीज़ों पर, लेकिन फिर मैं समझ चुकी थी कि भैया
ये दया के योग्य नहीं है। अब क्या कहूँ मैं आपसे, बांग्लादेशी हैं वो, और उनके यहाँ पर वोटर कार्ड भी और आईडी कार्ड भी बन चुके हैं बांग्लादेशी होते हुए। क्या कह सकते हैं, जब खुलकर काम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो मैं आप लोगों के सामने कैसे रखूं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला भाई का नाम है राणा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर श्वेता सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, बहुत अच्छी बहन है। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका प्रधान, बहुत प्यारी बहन है। कौशल शर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। रमन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार भाई, आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि दीदी आप मेरा नाम नहीं लेते हो। भाई मैं आपका नाम लेती हूँ। प्रमोद कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टेस्ट कैसा हुआ है, पेपर जो आपने दिया था। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा हमारी बड़ी बहन है, लखनऊ से, बहुत प्यारी बहन है, हमेशा कमेंट करती हैं, प्रेरणादायक कमेंट करती हैं। राधा मिश्रा, अच्छा राधा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका कमेंट था। मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। वैश कहकर मुझे बुलाती हैं, हमेशा प्रेरणादायक कमेंट करती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं। सिकंदर कुमार भाई भी बहुत अच्छे हैं। कमलेश विष्ट भी बहन बहुत प्यारी हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं। बेटिया रानी, लाडो रानी, बेटी रानी कहकर बुलाते हैं। हिमांशु सोनी, बहुत अच्छे मेरे भतीजा है। मिष्टी सोनी भी मेरी भतीजी है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता यादव मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी माँ है, हरियाणा से हैं। सुमित्रा पौर भी बहुत अच्छी बहन है हमारी। रविकांत, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर राठी, बहुत अच्छे भाई हैं। विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास जी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश, बहुत अच्छे भाई हैं। रीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा, बहुत प्यारी बहन है, हमेशा सेहत के बारे में पूछती रहती हैं। भूप सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली गुप्ता, बहुत प्यारी बहन है। मनीष राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल, बहुत अच्छी बहन है। केबी ज़्यादा राजकोट, बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर इंदिरा मनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती त्रिवेदी, बहुत प्यारी बहन है। पूनम वर्मा, बहुत अच्छी बहन है। पूनम शर्मा भी हैं, वो भी बहुत अच्छी बहन है। मीनाक्षी, बहुत अच्छी बहन है। अंजू, बहुत प्यारी बहन है। मंजू चौधरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही उम्दा कमेंट होते हैं। उषा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यशिता, बहुत बहुत धन्यवाद। वी तिवारी, बहुत अच्छे भाई हैं। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, जिनका अभी जिक्र किया, बहुत प्यारी बहन है। प्रेम यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ मथुरा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल भी शायद मथुरा से हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। योग माया साहू, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बीबी सिंह, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। के आर भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लखविंदर सिंह भाई, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। विटिका बॉस, बहुत प्यारे बहन, अच्छे कमेंट करती हो, बहुत अच्छा। आपकी आईडी पर हमें ये विटिका बॉस ही मिलता है। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, माँ की तरह दुलार और प्यार करती हैं। विशाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता सिंह भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, माँ की तरह बुलाती हैं हमें। उदाहरण चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, बहुत प्यारी बहन है। खम्मा घनी, हरियाणा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुष्पा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन, बहुत प्यारी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार है। शरयू बाला बहन, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ, बेटी की तरह लाड दुलार करती हैं मुझ पर। यहाँ पर सीता, 3 बहनें हैं। सीता दलाल बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत उम्दा प्यार करती हैं। पूरा परिवार है जो मुझ पर प्यार लुटाता है। मेरे परिवार के प्यार में कोई कसर नहीं है। मेरा सा परिवार इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्यों ना करें हम अपने परिवार पर घमंड, जब हमारा परिवार ही इतना अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी मेरा परिवार बिछटे ना, हम सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने। और मेरी प्यारी बहन, माँ के समान, सीमा अरोरा दिल्ली से, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? अब आपके ऑपरेशन का क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? आपका ऑपरेशन सही है? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना। 2 दिन से आप लोगों को जवाब भी ढंग से नहीं दे रही हूँ। किसी रिश्तेदारी में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसे भूले से हम भुला नहीं पा रहे हैं। काम है, काम तो सभी को देखो करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे बदल जाती हैं जिन्हें शायद हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बदल जाती हैं। विस्तार से बताऊंगी। अभी तो उन चीज़ों में बहुत कुछ समय है सही करने में, बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या कहें, कुछ ऐसा हुआ है
जिसकी शायद हमें कभी सोच नहीं थी, कभी ऐसा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों मेरे प्यारे परिवार, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। सीमा बहन अपनी अपनी तबीयत के बारे में ज़रूर बताना। मेरी माएँ सभी अपनी तबीयत के बारे में मुझे बताती रहा करो, क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता रहती है। राजा राम भाई, आप भी अपने बारे में बताते रहा करो। राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो पूरा परिवार बताया करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके कमेंट तो पढ़ ही लेती हूँ और सभी के कमेंट में पढ़ती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, और कल 2 वीडियो आएंगी, तो 2 वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना और सपोर्ट करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।